in ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव rebound tenderness in the burning point, case of appendicitis, the pathophysiology। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी क्या है अपेंडिसाइटिस का? अपेंडिसाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी ये है कि अपेंडिक्स जो कि सीकल के साथ अटैच है, एक वेस्टिजियल आर्गन है, वहां पे जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। जब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो अंदर अपेंडिक्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इज रिजल्ट अपेंडिसाइटिस होती है। और उसमें क्या होती है, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होती है, ठीक है, वेसो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। लेकिन मेन जो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या होती है कि वहाँ अपेंडिक्स की जो अपेंडिक्स है, जो कनेक्शन बनी हुई है सिकम से, तो अपेंडिक्स के एंड पे क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है किसी भी वजह से। एज ए रिजल्ट अपेंडिक्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाती है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, अपेंडिसाइटिस होती है। Feeds 8-year-old with right lower quadrant pain and rebound tenderness। अच्छा, आज आप लोगों ने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए, किया, वो डिस्कस कर लें कि नहीं? एक तो ये था, डॉक्टर जैनब आप डिस्कस कर रही थी कि कोलोनोस्कोपी वाला, ये क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली, वो तो खैर यूवर्ल्ड में तो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वहां पे यूवर्ल्ड मैंने पढ़ा था सेम क्वेश्चन कि एक पेशेंट है, उसमें इवन ये भी दिया था कि उसकी एज भी लेस देन 6 है। तो ऑप्शन में इवन ये दिया था कि आप ट्रांसफ्यूजन करेंगे, आईवी फ्लूइड लगाएंगे या कोलोनोस्कोपी करेंगे। आंसर वहां पे किया था कोलोनोस्कोपी, क्योंकि मैंने बताया कि ओल्ड एज प्लस दी रेक्टल फीडिंग इज कोलोन कैंसर, तो हमने क्या करना है, कोलोनोस्कोपी करना है, कोलोन कैंसर को रूल आउट करना है, ठीक है। और दूसरा कौन सा क्वेश्चन था? अ, मैं भूल गया। सीटीजी का समझ आ रही है आप लोगों को या? पहले आपको पता होना चाहिए कि सीटीजी है क्या चीज। और सीटीजी में हम क्या यूट्राइन कंट्रैक्शन देखते हैं, कार्डियक एक्टिविटी और यूट्राइन कंट्रैक्शन देखते हैं। और कितने टाइम के लिए, जिस तरह हम ईसीजी करते हैं हार्ट की एक्टिविटी देखते हैं, इसी तरह सीटीजी करते हैं टू सी द यूट्राइन कंट्रैक्शन इन फीटल हार्ट। और इस तरह ये कितने टाइम के लिए करते हैं, फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। इसीलिए तो हम जस्ट वो अटैच कर देते हैं और डायरेक्टली करते हैं। लेकिन सीटीजी के लिए कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर होना चाहिए, 10 मिनट्स। सीटीजी में हम चार चीजें देखते हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या है बच्चे की, फीटल की हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, 110 टू 160, ठीक है। दूसरी नंबर पर देखते हैं वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी की चीजें, वेरिएबिलिटी की जो ग्राफ पे जो लाइन है ना, ये ऊपर नीचे जाती है, इसको वेरिएबिलिटी बोलती है, ठीक है। अगर एक ग्राफ पे सीधा स्ट्रेट लाइन नजर आए तो इसका मतलब यह है कि वेरिएबिलिटी नहीं है, वेरिएबिलिटी इज अप्स एंड डाउन इन द ग्राफ, ठीक है। तीसरे नंबर पर देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज इंक्रीज इन हार्ट रेट ऑल ऑफ अ सडन, कितने टाइम के लिए, और एटलीस्ट 15 बीट्स पर मिनट, 15 बीट्स पर मिनट इंक्रीज हो, या 15 सेकेंड के लिए हार्ट रेट एक्सेलरेट कर जाए, तेज कर जाए, ठीक है, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो तीन चीजें हमने पढ़ी ये नॉर्मल होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। सीटीजी में ये तीन चीजें नॉर्मल होती है, हार्ट रेट देखते हैं, वेरिएबिलिटी देखते हैं, और तीसरे नंबर पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, हार्ट रेट जब इंक्रीज कर जाए, ठीक है। और चौथे नंबर पर डिसिलरेशन देखते हैं। डिसिलरेशन का मतलब है कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाए, डिसिलरेट हो जाए, ठीक है। तो डिसिलरेशन एक कंडीशन में नॉर्मल है, बाकी आपको अगर सीटीजी पे डिसिलरेशन नजर आए तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सीटीजी, यूट्राइन इनसफिशिएंसी, और बहुत सारे काजेज अभी हम पढ़ेंगे, तो वो काजेज हो सकती हैं। डिसिलरेशन का मतलब क्या है कि जब हार्ट रेट डिक्रीज कर जाए, कौन सी कब नॉर्मल होती है, जब डिलीवरी हो रही हो, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर डिसिलरेशन आपको मिल जाए इन दैट कंडीशन डिसिलरेशन नॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग डिलीवरी
यूट्राइन कंट्रैक्शन सो स्ट्रॉन्ग होती है कि उस टाइम फीटल ब्रेडिकार्डिया मिल सकती है, उस दौरान डिसिलरेशन नॉर्मल होती है। इसके अलावा अगर आपको डिसिलरेशन मिल जाए यानी डिलीवरी या लेबर से पहले, तो वो हमारे साथ फिर क्या है, वो एक नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, फिर डिसिलरेशन में तीन चीजें हैं, एक है अर्ली डिसिलरेशन, एक है वेरिएबल डिसिलरेशन, और एक है लेट डिसिलरेशन। अभी जो हमने पढ़ा, ये जो लेबर का हमने पढ़ा, इसको अर्ली डिसिलरेशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, अर्ली डिसिलरेशन में क्या होता है? अर्ली डिसिलेशन में ये होता है कि जिस टाइम कंट्रैक्शन होती है, जिस टाइम कंट्रैक्शन होती है, सीटीजी पे आपको ग्राफ किस तरह आएगी? ग्राफ आपको ऊपर नजर आएगी, जिस तरह क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होती है ना, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स विल गो अप इन कार्डियक एक्टिविटी में जब डिपोलराइजेशन होती है। सेम इसी तरह जब कंट्रैक्शन होती है, यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है, सीटीजीपी आपको अपवर्ड अपवर्ड मार्क लगा। अगर जब इसकी बात सेम उसी वक्त इन्हीं कंट्रैक्शन की वक्त फीटल हार्ट डिक्रीज हो जाती है, फीटल हार्ट डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूट्राइन जब कंट्रैक्ट होती है तो फीटस को ब्लड कम जाती है, जब फीटस को ब्लड कंप्रोमाइज हो जाए, ब्लड कम हो जाए, तो फीटल हार्ट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो एट द सेम टाइम जिस टाइम कंट्रैक्शन होती है, ग्राफ ऊपर जाती है, सेम उसी टाइम फीटल कार्डियक एक्टिविटी डिक्रीज होती है, और फीटल कार्डियक एक्टिविटी की जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आती है। इट शोज मिरर इमेज, बुक में जो चीज लिखी है, इट शोज मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब है कि कंट्रैक्शन ऊपर गई और फीटल हार्ट की एक्टिविटी नीचे आ गई। तो ये जो ग्राफ बनेगी वो मतलब जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगी, कंट्रैक्शन की ऊपर बनेगी और फीटल हार्ट की नीचे बनेगी, ठीक है, एक दूसरे को देखेंगे। मेरे इमेज इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है वेरिएबल डिसिलरेशन। वेरिएबल डिसिलरेशन का मतलब ये है कि जब कंट्रैक्शन होगी, जब कंट्रैक्शन होगी तो कंट्रैक्शन के बाद, यानी कंट्रैक्शन के बाद फीटल हार्ट डिक्रीज होगी। अब जब ईसीटीजी पे आप देखेंगे कंट्रैक्शन ऊपर जाएगी ना, आपको ईसीटीजी पे आपको जो वेव है वो ऊपर नजर आएगी, लेकिन जब वो वेव ऊपर जो वेव गई वो दोबारा आके नीचे आई, खत्म हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फीटल ब्रेडिकार्डिया यानी फीटल की जो हार्ट एक्टिविटी वो डिक्रीज शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा कि फीटल कार्डिक एक्टिविटी नीचे आना शुरू हो गई, जो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स की तरह जो वेव होती है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, फिर कुछ देर के बाद ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो कंट्रैक्शन के बाद आपको फीटल ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, यानी अलहदा अलहदा। पहले मिरर इमेज पेश कर रहे थे, अब क्या हुआ कि पहले कंट्रैक्शन हुआ, कंट्रैक्शन के बाद फीटल ब्रेडिकार्डिया मिल गया। ये किसमें होती है? इसको बोलते हैं वेरिएबल डिसिलरेशन। और ये कब होती है? ये पैथोलॉजिकल होता है। अर्ली डिसिलरेशन मैंने बताया कि नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन इबनॉर्मल भी हो सकता है। इबनॉर्मल कब हो सकता है? जब उसमें हो हेड हेड कंप्रेशन हो ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। अच्छा, ये कौन कौन सी चीजों में हो सकती है वेरिएबल डिसिलरेशन? वेरिएबल डिसिलरेशन अम्बिलिकल कार्ड प्रोलेप्स से रिड्यूस जो होते हैं वेनस रिटर्न होते हैं वो रिड्यूस कर देता है, तो उस कंडीशन में आपको मिलती है। यानी हाइपोक्सिया, जब हाइपोक्सिया हो, कार्ड कंप्रेशन में हाइपोक्सिया हो जाती है ना, जब कार्ड कंप्रेस हो जाए तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बच्चे को हाइपोक्सिया होगा, डिस्ट्रेस में चला जाएगा। तो वेरिएबल डिसिलेशन आपको कोर्ट कंप्रेशन में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लेट डिसिलरेशन, लेट डिसिलरेशन। अच्छा, नॉर्मल या अर्ली डिसिलरेशन में हमने ये पढ़ा कि इधर से कंट्रैक्शन हुई, वहां से फीटल ब्रेडिकार्डिया फीटल एक्टिविटी डिक्रीज हुई, मिरर इमेज पेश किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंट्रैक्शन होगी, कंट्रैक्शन की थोड़ी देर बाद, कंट्रैक्शन की थोड़ी देर बाद फीटल ब्रेडिकार्डिया आपको मिलेगी। फीटल कार्डियक एक्टिविटी की जो वेव है वो कंट्रैक्शन की वेव की थोड़ी देर बाद आपको मिलेगी, इसको बोलते हैं लेट डिसिलरेशन। वेरिएबल डिसिलरेशन में किया थे कि
यूट्राइन कंट्रैक्शन की अलहदा वेव बन रही थी और फीटल ब्रेडिकार्डिया की अलहदा वेव बन रही थी। तो वो बिल्कुल अलग अलग, जिस तरह हमने हार्ट ब्लॉक में पढ़ा था ना कि किस तरह वो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में एक ड्रॉप बीट होती है, तो सेम इसी तरह कि सॉरी थर्ड डिग्री में कि किया होता था कि एट्रियल डिफिब्रिलेशन अलग से होती थी और वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन अलग से होती थी। तो सेम इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल डिसिलेशन में कंट्रैक्शन अलग से होगी, भी अलग से भी बनाएगी, और फ्यूचर कार्डियक एक्टिविटी अलग से भी लेगी, मतलब इनके इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं होगी। ठीक है, लेट डिसिलेशन में थोड़ी लेट होगी, पहली कंट्रैक्शन होगी, थोड़ी सी लेट कंट्रैक्शन के बाद आपको फ्यूचर डिसिलेशन मिलेगी। और ये कब मिलेगा आपको, कौन सी कंडीशन में, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी में। प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी का मतलब है कि जब प्लेसेंटा एब्रप्शन एब्रप्टो प्लेसेंटा हो या प्लेसेंटा प्रीविया हो या कोई और बहुत सारी काजेज हैं जिसमें प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी मिले, उसमें आपको लेट डिसिलरेशन मिलेगा। सीटीजी के लिए आपकी अब जो ग्राफ मिलेगी आप बुक में या गूगल में देख लें कि आपको सीटीजी की क्या कौन सा ग्राफ मिल सकती है। और एक हमारे साथ है फीटल एनीमिया। फीटल एनीमिया में साइनोसाइडल, ये बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सा बहुत मजेदार सा वेव नजर आएगी एनीमिया में, वो आपको फीटल एनीमिया में साइनोसाइडल पैटर्न नजर आएगी। जस्ट आप फिर वो कर ले, गूगल कर ले या बुक में देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि मिरर इमेज क्या है, अर्ली डिसिलेशन, वेरिएबल डिसिलेशन क्या है। आज अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कौन सा क्वेश्चन कर रहा था, feed is 8-year-old with right lower quadrant pain and rebound tenderness. What is the confirmatory test? देखिए बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में हम सीटी स्कैन नहीं करते, हम क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, क्योंकि सीटी में एक्सरे और सीटी में रेज पास होती है that can be so toxic for pregnant female and children. So next, a child having sudden pain at the thigh at a spiral fracture with lab of PTH. ये पीटीएच, कैल्शियम फॉस्फेट, विटामिन डी, ये सब चीजें आती हैं कि नहीं, डिस्कस करूंगा। शुड वी गो इन डिटेल कि नहीं? आप लोग रिस्पॉन्स भी नहीं देते, मुझे कैसे पता चलता है कि आप लोगों को ये चीज आती है नहीं आती? जी डॉक्टर कामरान, ये आती है। अच्छा, देखिए ये पीटीएच जो है ना पैराथायराइड हार्मोन, इसकी कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट विटामिन डी के सब अब हम पढ़ेंगे किस तरह इनके आपस में रिलेशन है। पीटीएच किस तरह काम करता है, जब कैल्शियम लो हो बॉडी में तो पीटीएच क्या होगा, पीटीएच स्टिमुलेट होगा। पीटीएच के लिए जो स्टिमुलस है वो क्या है, लो कैल्शियम। जब लो कैल्शियम होगा पीटीएच विल बी स्टिमुलेटेड। पीटीएच क्या करेगा, बोन पे जाके ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, कैल्शियम को वहां से निकालेगा, बोन से निकालेगा। ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द बोन, ठीक है। और ओस्टियोक्लास्टिक में क्या होता है, मिनरलाइजेशन, यानी वहां पे बोन जोड़ता है और यहाँ पे कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम को भी निकालेगा बोन से और फास्फेट को भी निकालेगा। अच्छा, दूसरी दूसरी ये किडनी पे जाके क्या करता है पीटीएच, ये एक्टिव विटामिन डी को कन्वर्ट करता है और रीअब्सॉर्ब करता है कैल्शियम को किडनी के डीसीटी से। कहां से, पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करता है डीसीटी से, किडनी पे डीसीटी से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करता है और एक बोन से निकालता था, दूसरा क्या हुआ डीसीटी से रीअब्सॉर्ब करता था। तीसरा कौन सा काम करता है, तीसरा ये इंटेस्टाइन से रीअब्सॉर्ब करता है। तीसरा कैल्शियम को कहां से रीअब्सॉर्ब करता है, इंटेस्टाइन से। और चौथा क्या काम करता है, ये फास्फेट की रीएब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करता है पीसीटी पे। देखिए कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब करता है डीसीटी पे और फास्फेट की रीएब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करता है
इसका मतलब है कि फॉस्फेट को निकालेगा, पीटीएच क्या करेगा, फॉस्फेट को निकालेगा और कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब करेगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी कि पीटीएच कैल्शियम को बढ़ाता है और फॉस्फेट को कम कर देता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से रीएब्सॉर्ब करता है, बोन से, किडनी से, किडनी में डीसीटी से और इंटेस्टाइन से, और फॉस्फेट की रीएब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, यानी क्या करता है, फॉस्फेट को निकालता है, निकालने में हेल्प कर देता है। अच्छा, एक है फिर हमारे साथ प्राइमरी पैराथायरॉयड और दूसरा है सेकेंडरी पैराथायरॉयड। ठीक है, प्राइमरी पैराथायरॉयड का मतलब ये है कि एक हाइपोपैराथायरॉयड है, एक हाइपर पैराथायरॉयड है। प्राइमरी पैराथायरॉयड का मतलब ये है कि उसमें क्या होगा, आपको कैल्शियम लो होगा। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन लो है, यानी कैल्शियम भी उसमें लो होगा। क्यों? क्योंकि पैराथायरॉयड कैल्शियम को बढ़ाता था। अब अगर आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन ही नहीं है तो कैल्शियम भी नहीं होगा, तो इधर रिजल्ट आपको हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा और फॉस्फेट इंक्रीज मिलेगा। फॉस्फेट क्यों इंक्रीज मिलेगा? क्योंकि किडनी पे रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा था, यानी क्या कर रहा था, निकालने में मदद कर रहा था पीटीएच। अब पीटीएच नहीं है तो फॉस्फेट बॉडी से नहीं निकलेगा, इज द रिजल्ट फॉस्फेट आपको बॉडी में ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म। ठीक है, अब अगर इन केस हाइपर पैराथायराइडिज्म हो तो आपको इंक्रीज कैल्शियम मिलेगा और डिक्रीज फॉस्फेट मिलेगा। ठीक है ना, ये प्राइमरी हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म हुई। सेकेंडरी हाइपर थायराइडिज्म या पैराथायराइडिज्म क्या होती है? सेकेंडरी का मतलब है कि एक मसला कहीं और पे हो, कहीं और जगह पे हो, तो पीटीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो तो आप सेकेंडरी हाइपर या हाइपो पैराथायराइडिज्म बोल सकते हैं। कहाँ सेकेंडरी, कहाँ, यानी किडनी में मसला हो। अगर फॉर एग्जांपल किडनी फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए और वहां पे कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन ना हो और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ना हो। हाँ, ठीक है ना। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि जब किडनी फेल हो जाए और एज अ रिजल्ट कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब ना कर सके और पैराथायरॉयड को एक मैसेज जाएगी कि कैल्शियम नहीं है बॉडी में, तो एज अ रिजल्ट वालेकुम सलाम। छुरी लगी थी जख्म कर दिया, आसपास का खैर है। ठीक, अभी दर्द कर रहे हैं कि नहीं? दर्द कर रहे हैं? ये किसी चीज का दर्द है, अच्छा, हल्का सा दर्द है। अच्छा, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि जब किडनी फेल हो जाए और कैल्शियम रीएब्सॉर्ब ना हो और जब किडनी सॉरी कैल्शियम रीअब्सॉर्ब ना हो तो पीटीएच को मैसेज जाएगी कि कैल्शियम की कमी है, तो एज ए रिजल्ट पीटीएच ज्यादा रिलीज होगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में आपको कैल्शियम डिक्रीज मिलेगा और फॉस्फेट आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई ना इसकी? अच्छा, नेक्स्ट है विटामिन डी मेटाबॉलिज्म। विटामिन डी मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है? स्किन पे अल्ट्रावायलेट रेज जब लगती हैं तो उससे क्या होता है, स्किन में 7 डी हाइड्रोक्लोरीकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट होता है कोलिकैल्सिफेरॉल, जिसको विटामिन डी3 भी हम बोलते हैं। वो जाके लीवर में उससे क्या बनता है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कन्वर्ट होता है 1 to 5 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, किसके थ्रू? अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है, और उनसे उससे क्या बनता है, और अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को स्टिमुलेट कौन करता है? पीटीएच, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोफॉस्फेटेमिया।
पीटीएच का हाइपोक्सीमिया में और हाइपोक्सीमिया में अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। फिर इसकी फंक्शन क्या है कि ये हमारे साथ क्या करेगा, ये जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन बी को 125 हाइड्रोक्सी विटामिन बी में कन्वर्ट किया थ्रू अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये हमारे साथ क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, एब्जॉर्ब इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन इंटेस्टाइन। कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा और किडनी पे क्या करेगा, किडनी पे एक्सक्रीशन को डिक्रीज करेगा कैल्शियम और फॉस्फेट को। और पैराथायरॉइड पे क्या करेगा, पैराथायरॉइड को डिक्रीज करेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन को डिक्रीज करेगा। चलो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि पीटीएच क्या करता है और प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या है और सेकेंडरी हाइपो या हाइपरपैराथायरॉयडिज्म क्या है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। चाइल्ड हैविंग सडन पेन एट thigh pick up spiral fracture with lab of PTH कैल्शियम हाई। कैल्शियम हाई आ गया, इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। मैंने बताया ना कि जब कैल्शियम हाई होगा इसका मतलब कि पीटीएच हाई है ना। कैल्शियम को कौन रिलीज कराता था, पीटीएच रिलीज कराता था। और क्या है पीटीएच भी हाई है और कैल्शियम भी हाई है। ठीक है, अच्छा दूसरा है 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड पीटीएच हाई कैल्शियम हाई केम विद बोन पेन। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट में हम रिहाइड्रेशन, डायबिटिक्स और बायोफॉस्फोनेट। बायोफॉस्फोनेट असल में बोन मिनरलाइजेशन को बढ़ाता है और ये ऑस्टियोपोरोसिस में भी हम बायोफॉस्फोनेट देते हैं। नेक्स्ट इज चाइल्ड विद बोर्ड लेग, कैल्शियम इज हाई फॉस्फेट इज नॉर्मल फेमिलियर। अच्छा ये यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट क्वेश्चन भी नहीं लिखा, कुछ गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये विटामिन डी डिफिशियंसी की भी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी क्या कराता था, विटामिन डी हमारे साथ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसको छोड़े। फोलिक फ्रंटल बूस्टिंग मैनेजमेंट विटामिन डी 3। फोलिक, ये विटामिन डी डिफिशियंसी जब होती है ना बच्चों में रिकेट्स काज कराती है। फोलिक ये जो लेग्स होते हैं ये बाहर की तरफ निकली हुई होती है, स्पेशली जो क्या बोलते हैं टीबिया और फिबुला, ये लेटरल की तरफ निकली हुई होते हैं, इसको बो लेग बोलते हैं। और विटामिन डी की डिफिशियंसी में आपको बच्चों में बो लेग यानी रिकेट्स इसको बोलते हैं, आपको वो मिलेगी। ठीक है, चल नीचे आ जाए। चाइल्ड विद रेश appeared is physical, some of his other classmates were having the same, he is immune deficient, brother family has concern about their immune deficient child, what is your action। IVIG देंगे। ठीक है, अगर बच्चे पे रेश है और उसका भाई क्या है, इम्यून डिफिशिएंट है, ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, तो हम क्या देंगे, IVIG देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। Boy came with deep stab wound in the interior thigh, 10 centimeter in depth. What is your next step? हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे वूंड पे ताकि ब्लीडिंग को रोक सके। Child abdominal trauma investigation shows clinical laceration 2 centimeter with very spleen fluid, most appropriate management। देखिए एब्डोमिनल जो भी ट्रॉमा के साथ आता है, हम देखते हैं पेशेंट की स्टेबिलिटी को। अगर पेशेंट हेमोडाइनेमिकली स्टेबल हो, कॉन्शियस हो, बिल्कुल ठीक हो, हम जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। या अगर आपको साथ में सीटी का बताया हो तो हम सीटी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक पेशेंट है नॉन स्टेबल है, हेमोडाइनेमिकली स्टेबल नहीं है, तो हम सर्जरी के लिए जा सकते हैं। Child fall down on his hand, radial and ulnar fracture 1 centimeter open wound। ओपन वूंड जहां पे भी आ जाए ना, आपने क्या करना है, ओपन सर्जिकल डिब्राइमेंट और फिर इंटरनल फिक्सेशन, यानी वहां पे खामखा में सर्जरी करनी होती है। ठीक है, ओपन वूंड सर्जिकल डिब्राइमेंट विद एक्सटर्नल फिक्सेशन, ये लिखा है इन्होंने।
Child with humoral and ulnar and unable to move extensor muscle of forearm and hand. अच्छा ये मीडियन नहीं है, ये रेडियल नर्व है। देखिए रेडियल नर्व में ये तो सबने पढ़ा होगा कि रेडियल नर्व इंजरी जब हो तो क्या होता है, रेस्ट ड्रॉप होता है। ठीक है, रेस्ट ड्रॉप से यहाँ, या रेस्ट ड्रॉप से मतलब क्या है कि वहां पे आप रेस्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सटेंसर मसल जो होते हैं वो रेडियल मसल्स में लाइफ स्टोरी है ना ना गाइनोस्पोरिन cum nonostante questi da oggi lagi now गाइनोस्पोरिन बना सॉरी। अच्छा क्या पढ़ रहे थे, रेडियल नर्व को पढ़ रहे थे कि क्या है, ये एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करती है, तो इसलिए जब एक्सटेंसर मसल या ये स्ट्रोक आती है तो रेडियल नर्व डैमेज होती है। चाइल्ड विद वास्कुलर मालफॉर्मेशन ऑफ लोअर लिम्ब व्हेन टू इंटरफेयर, जब पेन शुरू कर जाए और वास्कुलर मालफॉर्मेशन हो तो हम फिर क्या करेंगे, सर्दी है गाइडेंस हो सकते हैं। अच्छा, न्यू बोर्न सर्कमसिजन फॉर body and body force can force hyposphilia, how to manage hyposphilia का मतलब क्या है, जब मेल में जो फिनाइल यूरेथ्रा में जो इरिनेशन के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, जो सुराख होता है वो नीचे की तरफ हो, नॉर्मली एट द टिप ऑफ द ग्लैंड्स होती है, लेकिन बाद औक़ात क्या होता है बच्चों में कि वो नीचे की तरफ मिड ऑफ द यूरेथ्रा में होता है या पीनस में होता है, तो उसको हम हाइपोस्पीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हाइपोस्पीडिया में हम सरकमसिजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सरकमसिजन करेंगे तो सर्जन फ्यूचर में इससे क्या करता है, फोर स्किन से एक ट्यूब बनाता है और उसको यूरेथ्रा में इम्प्लांट कर देता है, ताकि जो नीचे की तरफ सुराख बना हुआ है मिड ऑफ द पीनस में उसको बचाया जा सके, बल्कि एट द टिप ऑफ पीनस सुराख बना सके। तो उसके लिए फिर एक ट्यूब बनाते हैं, वो ट्यूब कहाँ से बनाएंगे, फोर स्किन से बनाएंगे। इसलिए हाइपोस्पीडिया के बच्चों में हम सर्कमसिजन नहीं करते। तो इन्होंने क्या लिखा, रेफर टू पीडिया सर्जन एन इनफिट विद हाइपोस्पीडिया। ये फिर वही सारी क्वेश्चन है, नीचे आ जाए। ब्लीडिंग सर्कमसिजन विद फिक्टर, देखिए सर्कमसिजन के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही हो और ब्लीडिंग ना रुक रही हो तो इसका मतलब है कि फैक्टर 8 डिफिशिएंसी यानी हीमोफीलिया ए। ठीक है, हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 डिफिशिएंसी की वजह से होती है। Neonate plus prolonged bleeding after circumcision, APTT, high PT bleeding time and platelets are normal condition is most likely due to deficiency in, देखिए APTT हाई है और ब्लीडिंग टाइम प्लेटलेट्स नॉर्मल है। अगर ब्लीडिंग टाइम भी ज्यादा होती वो हमारे साथ फिर वो विलिब्रेंट डिजीज में होती, लेकिन ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है और ये हमारे साथ क्या है, फिक्टर डिफिशियंसी। अच्छा, नीचे इन्होंने भी कहा है अगर सर्कमसिजन के बाद ब्लीडिंग हो रही हो तो फैक्टर 8 डिफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। अगर अम्बिलिकल कार्ड को क्लैंप करने के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना, फैक्टर 13 की डिफिशिएंसी हो सकती है। अगर होम डिलीवरी में होम डिलीवरी कर ले और उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, फैक्टर 10 या विटामिन के। ये विटामिन के हम क्यों लगाते हैं, बच्चा जब भी पैदा हो जाए हम विटामिन के लगाते हैं, क्योंकि विटामिन के इसलिए लगाते हैं जब बच्चा पैदा होता है नॉर्मली क्या होता है कि बड़ों में गट में एक नॉर्मल कमेंसल होता है जिसको हम बोलते हैं इकुलाई। इकुलाई प्रोड्यूस करता है विटामिन के, और विटामिन के क्या करता है, हेल्प इन क्लोटिंग फैक्टर, स्पेशली क्लोटिंग फैक्टर 10। बच्चों में जो गट होता है वो इतना डेवलप नहीं होता, उसी दौरान उसमें गट में कोई नॉर्मल कमीशन नहीं होती, नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, तो उस दौरान क्या होगा, विटामिन के की डिफिशियंसी होगी। अगर विटामिन के नहीं लगाएंगे तो एज अ रिजल्ट
ब्लीडिंग हो सकती है। होम डिलीवरी बेबी विद अम्बिलिकल ब्लीडिंग आफ्टर डे 5। देखिए अब क्या है, डे 5 पे आ गया और होम डिलीवरी की है, तो दोनों यहाँ पे दोनों ठीक हो सकते हैं आंसर। अगर ये तो इन्होंने गलत लिखा है, फिक्टर 10 और विटामिन के दोनों डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फिक्टर विटामिन के इज अ फिक्टर 10, फिक्टर 10 इज विटामिन के डिपेंडेंट, विटामिन सॉरी विक्टर 10 इज विटामिन के डिपेंडेंट, ठीक है। तो एक की डिफिशियंसी है। ठीक है, तो फिक्टर 8 फिक्टर 10 और विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है। इन्फेंट हेड ब्रूजेस ऑन हिज thigh after the baby at home, what is the cause? स्टाइलिश प्रोब। तो विटामिन के डिफिशियंसी हो सकती है। बॉय केम विद जिंजाइवल हाइपरट्रोफी, यो मेरे क्लोज कर लेते हैं लगाना। Boy came with gingival hypertrophy with enlarged and bluish purple eye. विटामिन सी डिफिशियंसी में ये होता है कि जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया और स्पॉन्स कर्वी भी बोलते हैं, और गम ब्लीडिंग सब आपको मिलेगी। ड्यू टू विटामिन के डिफिशियंसी ब्लीडिंग इन द न्यूबॉर्न, फैक्टर 10 डिफिशियंसी। अच्छा नीचे आ जाए पेश पीटी हाई, पीटीटी प्रोलॉन्ग, पीटी मींस दैट द ब्लड इज टेकिंग टू लॉन्ग टू फॉर्म अ क्लॉट काज्ड बाय कंडीशन सच एज लीवर। अच्छा ये तो इसी बात कर रहे हैं। बॉय ब्लीड्स आउट आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन देन आफ्टर डेवलप ब्रूजेस, दे मेंशन फैक्टर 8 पॉजिटिव, ठीक है। अब फैक्टर 8 पॉजिटिव है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, ओनली स्लाइट इंक्रीज इन पीटी। इसका मतलब क्या है, ये पीटी नहीं है मेरे ख्याल से, ब्लीडिंग टाइम है, ठीक है। तो ये क्या है, वोन मेलिग्रेंट डिजीज है। वोन मेलिग्रेंट डिजीज में आपको फैक्टर 8 नॉर्मल मिलेगी और ब्लीडिंग टाइम आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है, इंक्रीज मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ऊपर लिखा है इन्होंने ब्लीड आउट ऑफ फैक्टर 8 और वोन मेलिग्रेंट डिजीज इन द क्वेश्चन दे मेंशन फैक्टर 8 दे मीन और। अच्छा ये वही बात है जो आप मैंने बताएं कि ये बता रहे हैं। बेबी फॉर सर्कमसिजन यू फाउंड यूरेथ्रा मिड शिफ्ट, व्हाट प्रोसीजर यू विल डू। वही बात है कि हाइपोस्पीडिया में हम क्या करेंगे, सर्कमसिजन नहीं करेंगे और सर्जन क्या करेगा, वहां से स्किन को उतार के ट्यूब बना देगा। बेबी फॉर सर्कमसिजन, ये फिर वही बात है। 6 month uncircumcised patient UTI, हाउ टू ट्रीट। सिट्राइजोन आईवी ओरल, देखिए आईवी हम तब लगाते हैं जब बच्चा फिब्राइल हो, उसकी डब्ल्यूबीसी वगैरह की लेवल्स को देखते हैं और सिम्टोमेटिक हो ज्यादा, तो उसमें हम आईवी लगाते हैं। ओरल तब लगाते हैं जब स्टेबल हो, इतनी कोई खास साइन सिम्टम ना हो, एफिब्राइल हो, तो उस दौरान हम ओरल सिट्राइजोन देते हैं। Month boy uncircumcised with fever lab showed UTI, IV ceftriaxone. 5-year-old boy circumcised presented to ER with fever and abdominal pain, suspected to have UTI. Urine analysis showed nitrate positive in high WBC. Which of the following most likely indicate he has UTI? ये नाइट्राइट नहीं, ये नाइट्राइट है, ये देखिए मैंने लिखा है नाइट्राइट नॉट नाइट्रेट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के साथ आपको नाइट्राइट भी मिलेगी यूटीआई में। 4 month ओल्ड चाइल्ड विद मिड शिफ्ट हाइपोस्पीडिया, वही बात है कि हम क्या करेंगे, सर्जन को रेफर करेंगे। नीचे आ जाइए, चाइल्ड सर्कमसाइज्ड हैज यूटीआई, ट्रीटेड विद ट्राइमेथिप्रिम एंड सल्फामेथाक्साजोल एंड इम्प्रूव्ड, व्हिच फर्दर शुड बी डन। अच्छा यूटीआई है, यूटीआई के बाद ट्रीट किया है सल्फामेथाक्साजोल और ट्राइमेथिप्रिम से, हम क्या करेंगे, रीअश्योर करेंगे। Pediatric patient presented with abdominal pain and jelly-like stool, right quadrant mass, care of intussusception. What is the diagnostic test?
अच्छा, इंटरसेप्शन क्या है? इंटरसेप्शन अब मैं आप लोगों को ये बता नहीं सकता। इंटरसेप्शन में होता है कि डिस्टल पार्ट डिस्टल पार्ट प्रोक्सिमल पार्ट में इन हो जाए। इंटरसेप्शन में क्या होता है कि डिस्टल पार्ट प्रोक्सिमल पार्ट में कोलन की एंटर हो जाए तो उसको हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। ठीक है। इंटरसेप्शन की साइंस सिम्टम या क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? क्लिनिकल फीचर्स में आप करंट जीडी स्टूल याद रखें और ससाज शेप मास याद रखें। ये इन्होंने शायद लिखे हैं इधर। किस तरह प्रेजेंट होगा? एक्यूट कोलिक एब्डोमिनल पेन के साथ। अ, अक्सर आवाज एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जब सिम्टोमेटिक हो तो आपको एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट होगा। और ससाज शेप मास होगा कहाँ पे? राइट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है। और इसके अलावा करंट जेली स्टूल, ये जो करंट जेली स्टूल है ना, ये लेट साइन है। ठीक है। लेकिन स्टार्ट में आपको एब्डोमिनल पेन और ससाज मास के साथ प्रेजेंट हो सकता है। डायग्नोसिस में हम इनिशियली अल्ट्रासाउंड करते हैं और डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक या थेरेप्यूटिक जो है वो हम क्या करते हैं? एनेमा करते हैं। एनेमा है यानी थ्रू एनस रेक्टम हम एक हाइड्रोस्टेटिक होता है, एक निमोटिक होता है। हाइड्रोस्टेटिक में क्या करते हैं? हाइड्रोस्टेटिक में हम फ्लूइड प्रेशर से फ्लूइड उसको इंजेक्ट कर देते हैं, वो जो इंटरसेप्शन बनी हुई है ताकि उसको रिलीज कर सकें। और निमोटिक में क्या होता है कि उसमें निमोटिक एनिमा में हम एयर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वहां पे प्रेशर ज्यादा कर सके। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो इंटरसेप्शन बनी हुई होती है उसको हम रिलीव कर सके। ठीक है। इनिशियल क्या है? अल्ट्रासाउंड। डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक क्या है? एनिमा, बेरियम एनिमा। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? abdominal pain, jelly like stool, और ससाज शेप लाइक मास। ये वही बात इन्होंने अब यहाँ पे लिखी है। टू केसेस ऑफ इंटरसेप्शन, वन अबाउट नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेबलाइजिंग पेशेंट। अच्छा, अगर एक पेशेंट है उसको इंटरसेप्शन में हीमोडाइनामिकली अनस्टेबल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? आईवी फ्लूइड लगाएंगे, पहले स्टेबलाइज करेंगे पेशेंट को, उसके बाद बेरियम एनिमा या रेडियोलॉजिकल रिडक्शन करेंगे। ठीक है। बेरियम एनिमा हम इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। पहले एनिमा तो कौन सा एनिमा? एयर एनिमा। अगर एयर एनिमा ना हो तो फिर हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू उसको रिड्यूस करते हैं। इंटरसेप्शन केस इंटरसेप्शन केस किधर चला गया? व्हाट वुड यू टेल द मदर? मदर को ये बताएंगे कि रिकरेंस कमन आफ्टर सर्जरी। इंटरसेप्शन एक बार हो जाए ना, वो बार बार फिर हो सकती है। अगर 3 या 4 दफा हो जाए फिर उसके बाद हम सर्जरी पे जाएंगे, क्योंकि अगर 3 दफा हो जाए 100% चांस है कि दोबारा हो जाए, तो इसलिए सर्जरी पे रिकमेंड करेंगे आफ्टर रिकरेंस इंटरसेप्शन। Picture of interception, nausea and vomiting. Which statement regarding diagnosis? Diagnosis हम किस कौन से किया है? Presence of sausage shape in palpation. sausage shape ये देखें, ये देखिए। एब्डोमेन को, एब्डोमेन पे आपको क्लियर बल्ज मास मिलेगा। ठीक है, sausage shape की तरह। तो ये हमारे साथ sausage shape है। ये जिन्होंने चाइना से पढ़ा है उन्होंने बहुत खाया होगा sausage shape, वो पोर्क जो मीट बनाते हैं। Case of baby with intermittent cries that is severe to the point where he is rise his leg and screams for hours. What best next step? बच्चे को सीवियर शदीद पेन हो रही है और पाँव को उठा रहा है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में अल्ट्रासाउंड। मैंने ऑलरेडी बताया कि बच्चों में हम क्या करते हैं? बच्चों में और प्रेग्नेंट फीमेल में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी पे नहीं जाते। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरसेप्शन इन पीडियाट्रिक हाइड्रोस्टेटिक एनिमा ऑलरेडी बताया क्या है। हाइड्रोस्टेटिक एनिमा में हम फ्लूइड प्रेशर से थ्रू रेक्टल इंजेक्ट कर देते हैं जो इंटरसेप्शन बनी हुई है ताकि उसको रिलीव कर सकें। ये देखिए मैंने लिखा है एयर
यानी निमोटिक एनीमा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अगर वो ना हो फिर हमें हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन भी करा सकते हैं विद नॉर्मल सलाइन। नीचे फिर वही सारे क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा ये 13 ये इस क्वेश्चन करे 13 मंथ ओल्ड विद एब्डोमिनल टेंडरनेस वॉमिटिंग ब्लडी स्टूल लिपोसाइटोसिस एंड अल्ट्रासाउंड शो डोनट शेप। एक तो ससाज शेप है, दूसरा आपको इंटरसेप्शन या डोनट शेप भी मिल सकता है। ठीक है, डोनट शेप या ससाज शेप आपको इंटरसेप्शन में मिल सकता है। अ 3 ईयर ओल्ड गर्ल विद ब्लडी डायपर, शी हैज नो पेन और कंस्टिपेशन। देखिए हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, पेनलेस पीबी ब्लीडिंग एज प्लेसेंटा प्रीविया, पेनलेस ब्लीडिंग per rectal in children is diverticulum until proven otherwise। ठीक है, और ओल्ड एज प्लस रेक्टल ब्लीडिंग इज कोलोन कैंसर until proven otherwise। अब बच्चा है मेकल डाइवर्टिकुलम में रूल ऑफ टू याद रखिए। रूल ऑफ टू का मतलब है कि लेस देन 2 इयर्स बच्चों में होगा, 2% पॉपुलेशन में होती है, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनल किनार होती है, तो सब जगह पे टू टू आपको मिलेगी। और ये पेनलेस ब्लीडिंग आपको बच्चों में मोस्ट कॉमन काज भी पेनलेस ब्लीडिंग की क्या है, मेकल डाइवर्टिकुलम। एक हमने ऊपर पढ़ा था इसोफेगस में जिंगर डाइवर्टिकुलम, सेम इसी तरह नीचे कुरान में आपको मेकल डाइवर्टिकुलम होता है। वहां पे आपको क्या मिलता था, हिलिटोसिस। जिंगर डाइवर्टिकुलम में आपको डायग्नोस्टिक या हॉलमार्क क्या मिलता था, हिलिटोसिस। यहाँ पे आपको पेनलेस ब्लीडिंग मिलेगी। नेक्स्ट 3 ईयर ओल्ड girl with bloody diaper, she has no pain or constipation, diagnosis is मेकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये टारगेट साइन बाय अल्ट्रासाउंड। अच्छा अल्ट्रासाउंड के टारगेट साइन आपको मिली वो क्या है, इंटरसेप्शन। केस ऑफ इंटरसेप्शन चाइल्ड वेरी डिहाइड्रेटेड, व्हाट इज द नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन, आईवी फ्लूइड ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले हम पेशेंट को स्टेबल करेंगे। 11 मंथ प्रेजेंटेड विद ब्लडी स्वेलिंग स्टूल, हाउ यू कंफर्म द डायग्नोसिस। पहले हम क्या करेंगे, इनिशियली अल्ट्रासाउंड करेंगे और डायग्नोसिस हम बेरियम एनिमा से करेंगे। इंटरसेप्शन प्रेजेंटेशन क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड। नीचे पे वही क्वेश्चन है इंटरसेप्शन का, आईफ्यू वगैरह। अच्छा नीचे आ जाए, केस ऑफ बेबी 6 days पास्ट स्टूल आफ्टर बर्थ विद कंस्टिपेशन, व्हाट इज द डायग्नोसिस। देखिए जो मेकोनियम इलियस है ना, मेकोनियम इलियस का मतलब है, इलियस का मतलब है कि पैरालाइज। ठीक है, यानी जब गट पैरालाइज हो तो मेकोनियम किस चीज को, मेकोनियम इज फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी। जो फर्स्ट स्टूल पास करते हैं उसको मेकोनियम बोलते हैं। अगर आपकी वो पैरालाइज हो, गट मूवमेंट ना हो रही हो, तो वो कैसे पास होगा, उसको हम मेकोनियम इलियस बोलते हैं। हर्षप्रंग डिजीज किस चीज को बोलते हैं, हर्षप्रंग डिजीज में होता है कि कुछ एरियाज को, गट की या कोलान की कुछ एरियाज को जो नर्व प्लेक्सेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पिराली मूवमेंट के लिए, पिरालिस क्या बोलते हैं उसको, पिरालिटिक मूवमेंट को। ठीक है, अगर अगर वो नर्व प्लेक्सेस ही एब्सेंट हो जो कुलान को सप्लाई करती है, जो नर्व सप्लाई करती है कुलान को फॉर द मूवमेंट ऑफ कुलान, अगर वो एब्सेंट हो, वो नर्व ना हो, तो मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, जब मूवमेंट नहीं होगी एज अ रिजल्ट स्टूल आगे नहीं जाएगा। जब स्टूल आगे नहीं जाएगा तो स्टूल उधर ही एकोमोडेट करेगा, और एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलेगा, वोमिटिंग मिलेगी आपको, इवन टॉक्सिक मेगाकोलोन भी आपको मिल सकता है। और वल्वुलस में क्या होता है, वल्वुलस में ट्विस्टिंग ऑफ कोलोन, ट्विस्टिंग ऑफ कोलोन किन्हीं एक दूसरे के ऊपर घूम जाए तो इसको ट्विस्टिंग या वल्वुलस बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बच्चा जब पैदा होता है स्टूल पास कर लेता है, लेकिन स्टूल पास होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको अगर वल्वुलस हो गया, कोलोन ट्विस्ट हो जाए, तो फिर किस तरह प्रेजेंट होगा, फिर कंस्टिपेशन के साथ बच्चा प्रेजेंट होगा। और हर्षप्रंग डिजीज में ये भी याद रखिए कि हर्षप्रंग डिजीज की जो हॉलमार्क के डायग्नोस्टिक फीचर है, अपान डूइंग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो जब आप फिंगर निकालेंगे
तो इट विल बर्स्ट, द स्टूल विल बर्स्ट आउटसाइड, यानी वो बाहर की तरफ एकदम बर्स्ट करेगा। तो ये हर्षबर्ग डिजीज की एक हर मार्क है। एब्डोमिनल डिस्टेंडिंग वोमिटिंग पिक्चर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, एक क्वेश्चन पूरा है, नीचे आ जाए। न्यूनेट विद बाइलियस वोमिटिंग ही पास म्यूकोनियम देन ही पास येलो स्टूल, म्यूकोनियम को पास किया लेकिन अब कंस्टिपेशन है, ठीक है, अब नहीं हो रही, स्टूल पास नहीं हो रही, तो क्या है, वल्वुलस है। नीचे फिर वही क्वेश्चन है, नीचे फिर वही है अच्छा, वल्वुलस में आपको एक्सरे पे एक साइन मिलेगी जिसको हम कॉफी बीन साइन बोलते हैं। ये एक्सरे दे के, ये एक्सरे दे के ये जो आपको नजर आ रही है ना, इसको कॉफी बीन साइन बोलते हैं। ये देखिए, ये क्या है, कॉफी बीन साइन, ठीक है। एक्सरे पे कॉफी बीन साइन है सीन इन स्पेशली सिग्मोइड वल्वुलस, जो सिग्मोइड एरिया है वहां पे अगर वल्वुलस मिलता है आपको, तो ये क्या है हमारे साथ, अच्छा नेक्स्ट है थंब प्रिंट साइन। थंब प्रिंट साइन बाउल स्कीमिया में देखिए आपको, बाउल स्कीमिया का क्या मतलब, जब आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है कोलोन को, अगर वो obstruct हो जाए और इस्कीमिया हो जाए कोलोन को, तो उसको हम बाउल इस्कीमिया बोलते हैं। और उस एक्सरे पे आपको थंब प्रिंट साइन मिलेगा, ये देखिए, ये थंब प्रिंट साइन, ठीक है, ये आपको बाउल इस्कीमिया में मिलेगी। Abdominal distension, constipation, vomiting, no X-ray choice investigation CT। हमने पढ़ा कि हम क्या करेंगे अगर बच्चों में कोई investigation हमें करनी हो, अल्ट्रासाउंड करेंगे। अगर अल्ट्रासाउंड ऑप्शन ना हो तो फिर उस कंडीशन में हम एक्सरे सीटी पे जाएंगे। लेकिन जो बाउल है ना, बाउल की जो पैथोलॉजी होती है वो आपको अल्ट्रासाउंड पे नहीं मिल सकती, तो उसके लिए हमने एक्सरे करने होंगे। अगर एक्सरे चॉइस में ना हो तो फिर हम सीटी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फीचर ऑफ प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस व्हाट टू डू, ये जो पीएससी है ना, ये एक सिचुएशन होती है किसके साथ, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस मैंने देखा है, मुझे कोई डिजीज में ये दोनों चीज होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस प्लस क्रोन डिजीज। और साथ साथ अगर क्रोन डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या पीएससी हो, तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप क्या करेंगे, कोलोनोस्कोपी, क्यों, क्योंकि दैट कैन आल्सो हैव कोलोन कैंसर, एसोसिएशन में होती है कोलोन कैंसर भी। एक पेशेंट है पीएससी का पेशेंट है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, हमने क्या करना होगा, कोलोनोस्कोपी। Child tripped on a toy in the right leg was trapped within the toy and fell on the deck. Child complaining of pain. What type of fracture do you expect? एक बच्चा है, उसका वो खेल रहा था साइकिल में या किसी भी टॉय में, उसका पाँव फंस गया, तो उसको अब पेन हो रही है, तो कौन सी फ्रैक्चर हो सकती है, स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया, ठीक है। A child was brought, spiral fracture तो easy है, सब कुछ समझ आती होगी। A child was brought by his parents after he refused to walk and insisted on being carried always the parent, ये फिर वही क्वेश्चन है कि his leg was twisted and fell down, spiral fracture, ठीक है। नीचे फिर वही है, अच्छा नीचे है चाइल्ड विद एक्सरे ऑफ डिस्टल रेडियल एंड अल्नार बोन फ्रैक्चर, तो हम क्या करेंगे, केस लगाएंगे बिलो द एल्बो, ठीक है। अल्नार और रेडियल बोन की फ्रैक्चर हुई है तो केस लगाएंगे। अच्छा इसके अलावा ये चीज क्या था कि ये इम्पोर्टेंट है, अगर लेस देन 6 मंथ हो
तो पावलिक हार्नेस लगाएंगे, ये ऑर्थोपेडिक्स वाली लगाते हैं। एक ब्रेस टाइप होती है, ब्रेसिस या ब्रेस क्या बोलते हैं पता नहीं। 6 मंथ अगर एज हो तो उसमें हिप स्पाइक का लगाते हैं, ये भी केस का एक टाइप है। 5 to 6 month to 5 years में ये लगाते हैं। 5 to 11 ईयर में फ्लेक्सिबल इंट्रामेडुलरी में लगाते हैं, फ्लेक्सिबल, ठीक है। और मोर देन 11 ईयर्स ओल्ड एज में रिजिड इंट्रामेडुलरी में लगाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 6 year old child with fracture of thigh in 30% ambulation treatment। देखिए 6 years आ गया, तो हम क्या कहेंगे? हिप स्पाइका, ठीक है। हिप स्पाइका या ठीक है। चाइल्ड विद फोर आर्म फ्रैक्चर मैनेजमेंट क्या करेंगे? क्लोज रिलेशन विद कैस्ट, एल्बो के नीचे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्यों? क्योंकि जब ये ऐसी ऐसी होता है जब कोई आपको मारने की कोशिश करेगा डंडे से, और आप अपने crying, bleeding from the ear, में क्या है? V2 में क्या है? मैंडिबुलर मैक्सिलरी, और V3 में मैंडिबुलर, ठीक है। अच्छा, रोटंडम में आपके पास होती है V2 यानी मैक्सिलरी, ठीक है। और ओवेल रोस में ओ में क्या पास होती है? V3 यानी मैंडिबुलर। एस से मतलब क्या है? स्पाइनोजम। स्पाइनोजम में आपकी क्या पास होती है? कैरोटिड आर्टरी। इसके अलावा जुगुलर फोरामेन इंपॉर्टेंट है, उसमें 9, 10, 11 नर्व पास होती है। 9, 10, 11 जुगुलर फोरामेन में। और एक्वेस्टिक फोरामेन में क्या होती है? 7, 8 क्रीनियल नर्व होती है। हाइपोग्लोसल फोरामेन में 12 क्रीनियल नर्व पास होती है। कि वर्नस साइनस इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके 3, 4 और V1, V2, V3 हमने पढ़े कहाँ पास होते थे? V2 रोटंडम में, और V3 ओवेल में, और V1 रह गया था। क्रीनियल नर्व 5 की जो ब्रांच है V1, वो कहाँ से पास होती है? क्यूरनस साइनस, ठीक है। और क्या पास होती है? इमेजिनरी वेन, ठीक है। क्रीनियल नर्व 3, 4 और 5 की V1 ब्रांच और इमेजिनरी वेन पास होती है क्यूरनस साइनस में, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है क्या नाम है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, उसमें क्या पास होती है? क्रीनियल नर्व 2। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में क्रीनियल नर्व 2 पास होती है। इसके अलावा पोस्टीरियर क्रीनियल क्या है? पोस्टीरियर क्रीनियल फोरामेन, उसमें क्या पास होती है? क्रीनियल नर्व 7, 8। ये चलो मैं लिख दूंगा, अभी तो आप लोगों को याद नहीं होगी इस तरह, मैं मैसेज में लिख दूंगा, वहां पे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि द नर्व विच पास थ्रू फोरामेन ओवेल इंजर्ड, व्हाट्स द फंक्शन विच विल बी इफेक्टेड? फोरामेन ओवेल में कौन सा नर्व पास होती है? हाँ, मैंडिबुलर। मैंने बताया ना कि रोस रोस में क्या होता है? रोटंडम, ओवेल, स्पाइनोजम। आर में क्या पास होती है? रोटंडम में V2, ओ में V3। V3 क्या है? V3 इज अ मैंडिबुलर, इज अ ब्रांच ऑफ क्रीनियल नर्व 5, ठीक है।
और क्या करता है, इस नर्व की फंक्शन क्या है, मसल ऑफ मास्टिकेशन, यानी मास्टिकेशन में हेल्प कर देती है। चाइल्ड विद सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर, डिस्टल पल्स नॉट पल्पेबल, योर मैनेजमेंट। देखिए, हमने पढ़ा था कि जहां भी आपको फ्रैक्चर का पेशेंट आ जाए, आपने सबसे पहले पल्स को चेक करनी है। अगर डिस्टल पल्स आपको नहीं मिल रही, इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर ओपन सर्जरी। एक्सरे ऑफ बोथ बोन, डिस्टल फोरआर्म फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक, योर मैनेजमेंट, क्लोज रिडक्शन करेंगे। 3 year old fell of his bunk in immediately carried, but he did not have an apparent loss of consciousness, brought to the hospital, and further investigation showed that there is no skull fracture. What is your next action? हम जस्ट देखेंगे, अगर कोई साइन सिम्टम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो हम जस्ट फॉलो अप करेंगे। इन्फेंट विद एब्सेंट रेड रिफ्लेक्स रेटिनोब्लास्टोमा में जो कि होती हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी को रेफर करेंगे। और रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट हो, यानी हम कब करेंगे इसका टेस्ट, बर्थ पे और एट द एज ऑफ 6 वीक। ठीक है। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक फॉर रेटिनोब्लास्टोमा, हम क्या करेंगे, एमआरआई करेंगे। मैंने बताया था कि रेटिनोब्लास्टोमा में हम क्या, इज द ओनली मेलिग्नेंसी जिसमें हम कोई टिश्यू बायोप्सी नहीं लेते, क्योंकि आई इज अ फ्रेजाइल ऑर्गन, तो वो डिस्पर्स हो सकती है। रेटिनोब्लास्टोमा स्लिट एग्जामिनेशन, अच्छा, रेटिनोब्लास्टोमा एक्सरे स्लिट एग्जामिनेशन पे ही पता चल जाएगी। तो आपको रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट नजर आएगी, तो आपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर करना है। यहाँ तक काफी है, इंशाल्लाह इनहेरिटेंस को कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।